हेलो स्टूडेंट्स। तो यार आज हम लोग जो आपके बुक का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ शेयर यानी कि क्या? अंशों का मूल्यांकन। जब हमने आपको इशू ऑफ शेयर पढ़ाया था तो अंशों के बारे में यानी कि शेयर्स के बारे में क्या होता है शेयर्स उसके बारे में डिफाइन तो कर ही दिया था। तो मैं समझता हूँ वो सब डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, सीधा अपन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है और आपने इस कंपनी के, मान लीजिए इस कंपनी के एक शेयर का जो पार वैल्यू है वो 100 रुपए है। इसने कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया, 100 रुपए का शेयर इशू किया और आपने इस कंपनी के शेयर क्या कर लिया? परचेस कर लिया। तो देखिए अब आप इस कंपनी के शेयर्स के मालिक बन गए। कितना रुपए? 100 रुपए के इस कंपनी के शेयर्स के क्या बन गए? आप मालिक बन गए। और बदले में आपको क्या मिला? एक कागज का टुकड़ा मिला, बॉन्ड्स की तरह एक कागज का टुकड़ा मिला। वो ये बात को साबित करेगा कि आप उस कंपनी के शेयर के क्या हो? मालिक हो। ठीक है, अभी हमको कागज का टुकड़ा तो यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है, तो एक बॉन्ड की तरह मिला, कागज का टुकड़ा मिला जिसमें आपको डिफाइन करता है कि आप उस कंपनी के 100 रुपए के शेयर के क्या हो? मालिक हो। तो मान लीजिए आपने साल 2021 में आपने इसके कंपनी के 100 रुपए के शेयर्स क्या कर लिए? परचेस कर लिए। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया होगा? आपका लगा दिया हुआ पैसा को बिजनेस में लगाया होगा, एज अ कैपिटल लगाया होगा और बिजनेस किया होगा। साल भर कंपनी ने क्या किया? बिजनेस किया साल भर। और साल के एंड में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितना मालूम? 100 रुपए लगा के कंपनी ने आपके शेयर पे 100 रुपए लगा के 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। बताइए इस 20 रुपए पे किसका हक है? सर ये 20 रुपए पे तो हमारा हक है, शेयर होल्डर का हक है 20 रुपए पे, तो ये 20 रुपए आपको मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी क्या करती है? उस 20 रुपए को आपको नहीं देती है, शेयर होल्डर को नहीं देती है, बल्कि क्या करती है? उसको शेयर के रेट में क्या कर देती है? ऐड कर देती है। और अब इसका शेयर का रेट कितना हो जाता है? 120 रुपए। और 120 रुपए को क्या करती है? बिजनेस में लगा देती है। 100 तो लगा ही हुआ था, बिजनेस में 20 रुपए और इंट्रोड्यूस कर देती है। यानी अब बिजनेस में कितना लगा? 120। और आपको ये बताती है देखो बेटा आपका शेयर का वैल्यू जो है ना वो 120 रुपए हो गया, शेयर का वैल्यू बढ़ गया, बड़े खुश रहो, जाओ ऐश करो, ऐसा बोलती है। अब इस बार कंपनी ने क्या किया? 2022 में कंपनी ने कितना पैसा लगाया? 120 रुपए एज ए कैपिटल लगाया। फिर कंपनी ने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। फिर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, इस बार मान लीजिए कंपनी ने 30 रुपए प्रॉफिट कमाया। तो अब आपके शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 150। ये 30 रुपए फिर आपको नहीं देगी, बल्कि आपके शेयर के में क्या कर देगी? ऐड कर देगी और 150 आपका शेयर का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मान लो अगले साल फिर उसमें बिजनेस किया और इसमें लॉस हो गया। मान लो इस बार 10 रुपए लॉस हो गया, तो आपके शेयर का रेट कितना हो गया? 140। अब आपके शेयर का रेट क्या हो गया? गिर गया, 140 हो गया। ठीक है, फिर आपने बिजनेस किया और फिर प्रॉफिट हुआ उसमें, फिर बिजनेस में लगा दिया और इस बार प्रॉफिट हुआ मान लो 20 रुपए। अब आपके शेयर का रेट कितना है? 160 रुपए है। आई बात समझ में? मतलब ये है कि बस आपके शेयर का रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब शेयर का रेट क्या होता है? बढ़ता है या क्या होता है? घटता तो है, ठीक है, प्रॉफिट पे हक अपना है, ओके ठीक है। अगर आप बोलोगे मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसे की जरूरत है, आप कंपनी के पास आओगे, इस कंपनी के पास आप आओगे और बोलोगे भैया मेरा 160 रुपये आपके पास जमा है, मेरे को दे दो, मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ मेरे घर में कुछ कार्यक्रम है, शादी कराना है, पढ़ाई करना है बच्चे का, मुझे मेरे पैसे दे दो। कंपनी मालूम आपका 160 रुपये जो पैसा है ना कंपनी नहीं देगी, बोलेगी चलो लिख लो। कंपनी का रूल है कि भैया एक बार अगर किसी कंपनी का शेयर आपने खरीद लिया स्टार्टिंग में, तो कंपनी लाइफ टाइम उसका पैसा कभी आपको रिफंड नहीं करेगी। कंपनी जब बंद होगी ना तभी कंपनी क्या करेगी? उसका पैसा रिफंड करेगी आपको, उससे पहले कभी पैसा रिफंड नहीं करेगी कंपनी आपको। ये बेसिक इक्विटी शेयर का रूल है। ठीक है, तो आपको कभी पैसा वापस नहीं करेगी। तो सर पैसा अगर वापस नहीं करेगी तो क्या करें? और कंपनी पैसा वापस कब करेगी? जब कंपनी बंद होगी तब पैसा वापस करेगी। और कंपनी को बंद होने में तो भैया लगे समय, कम से कम नहीं में 100-150 साल अगर कंपनी चल गई तो भैया 100-150 साल हम तो नहीं रहेंगे। अब कैसे करें? अगर मुझे 160 रुपए की आवश्यकता है, मैं परेशान हूँ, मुझे 160 रुपए बेचना है, तो मैं क्या करूँ? तो क्या करूँ इसको पैसे बदलने के लिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 160 रुपए के शेयर्स को किसी और आदमी को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। आप किसी और आदमी को पकड़ो और उस शेयर को क्या कर दो? बेच दो कि भाई ये लो पैसा, तो आपको पैसा मिल गया, वो उस कंपनी के शेयर का मालिक बन गया। बिल्कुल जमीन की तरह है ना, जैसे आप जिस घर में रहते हो या जिस जमीन पे रहते हो, तो भाई वो जमीन जो है आप उस जमीन पे हो सकता है आप वहाँ पे 50 साल से रह रहे होगे या 60 साल से रह रहे होगे या 10 साल से रह रहे होगे। तो क्या वो जमीन को बने 10 साल हुआ होगा? नहीं, जब से दुनिया बनी होगी तब से जमीन रहा होगा। उसके मालिक क्या होते रहे होंगे? समय समय पर बदलते रहे होंगे। उस जमीन के जो मालिक रहे होंगे वो समय समय पर क्या रहे होंगे? बदलते रहे होंगे। लेकिन जमीन तो वही की वही है और आज आप उसके मालिक हो, कल कोई और उसका क्या हो जाएगा? मालिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार शेयर के साथ होता है। शेयर के भी शेयर होल्डर क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। ओके, तो देखिए आज आपके शेयर का रेट कितना है? 160 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए शेयर का रेट है प्लस 60 रुपए जो है वो प्रॉफिट का है।
इसको अपन कहते हैं कंपनी के अंदर का वैल्यू, यानी इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, यानी आंतरिक मूल्य, ये अंदर की बात है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स आंतरिक मूल्य बोलते हैं। शेयर का क्या है? आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। ये अपन निकालना सीखेंगे। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो शेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने कुछ मेथड्स है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है वो निकाला जाता है, सबसे पहला मेथड होता है एसेट्स वैल्यूएशन मेथड से। किससे निकाला जाता है? एसेट्स वैल्यूएशन मेथड से। एसेट्स वैल्यूएशन मेथड से निकालते हैं और इसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, जो सचमुच आपके शेयर का वैल्यू है, जो कंपनी को पता होता है कि भाई शेयर का वैल्यू इतना है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू, आपका रियल वैल्यू शेयर का, जो आपके बॉन्ड में लिखा होता है रियल वैल्यू है। आई बात समझ में? ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक। ओके, अब आप शेयर को क्या करते हो? मार्केट में बेचने जा रहे हो, अपने किसी दूसरे व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो? 160 का शेयर बेच रहे हो। क्या 160 में बिकेगा? अब वो शेयर का रेट डिपेंड करता है कि वो कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के पोजीशन पे। अगर कंपनी की पोजीशन मार्केट में बहुत अच्छी है, अच्छा खासा अर्निंग देने वाली है, तो कॉमन सी बात है कि आपके शेयर का रेट जो है 160 के बदले सामने वाला हो सकता है 200 रुपये देके आपका खरीद ले, ज्यादा रेट में खरीद ले। या कंपनी अगर लगातार लॉस दे रही है, कंपनी बुरी परिस्थिति में, कंपनी का कंडीशन अच्छा नहीं है, तब फिर क्या हो सकता है? 160 रुपए के शेयर को आपको कम में भी बेचना पड़ सकता है। यानी कि मार्केट वैल्यू, कि शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है? ये तो है इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदर की बात, एक्चुअल वैल्यू शेयर का, बट इसका मार्केट में वैल्यू क्या है भैया? ठीक है, उसकी वैल्यू है, बट मार्केट में क्या वैल्यू है, ताकि अपन उतने बेच सके। क्या 160 का शेयर 160 में बेच देंगे तो फिर हमको क्या खाएगा? फायदा तो नहीं होगा ना। तो हम कोशिश करेंगे भाई इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो मार्केट वैल्यू अप हो या डाउन हो, किस बात पे डिपेंड करता है? कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कितना वो पैसा कमाती है, कितना अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, रिफंड करती है, उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दूसरा मेथड होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। दूसरा मेथड होता है क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू मेथड, या इसको अपन बोलते हैं मार्केट वैल्यू निकलता है, इसको बोलते हैं इनकम। दूसरा मेथड जो अपन फाइंड आउट करते हैं वो होता है इनकम और यील्ड वैल्यूएशन मेथड। इनकम बोलो या फिर यील्ड वैल्यूएशन मेथड होता है, इनकम या फिर यील्ड वैल्यूएशन मेथड होता है, जिसमें शेयर का मार्केट वैल्यू निकलता है। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो आप एसेट्स वैल्यूएशन मेथड से बनाएंगे, और अगर मार्केट में जानना है कि भाई मेरे शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू से क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है ये दो मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में फिलहाल अभी आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी अपन शेयर का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां तक अपना काम खत्म हो गया, ओके। तीसरा मेथड होता है फेयर वैल्यूएशन मेथड। फेयर वैल्यूएशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का भी और मार्केट वैल्यू का भी कॉम्बिनेशन होता है, बताएंगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में। और चौथा होता है अर्निंग। चौथा मेथड जो होता है अर्निंग पर शेयर मेथड होता है। ये बहुत कम आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अर्निंग पर शेयर मेथड होता है, इसको भी अपन बाद में देखेंगे। अगर इंपॉर्टेंट मेथड की बात करूं तो तकरीबन आपके सिलेबस का 70% जो टॉपिक है इसी पे क्या है? डिपेंडेंट है, और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन फेयर वैल्यूएशन से आता है, ठीक। तो इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहला होता है एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। एसेट्स वैल्यूएशन मेथड को अपन लोग देखेंगे। तो देखिए एसेट्स वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है? सबसे पहले अपन निकालेंगे वैल्यू ऑफ पर शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे वैल्यू ऑफ पर शेयर। वैल्यू ऑफ पर शेयर, देखो जब भी मैं वैल्यू ऑफ पर शेयर लिखूं तो समझ जाइएगा कि भाई देखो शेयर तो दो प्रकार का होता है, एक इक्विटी भी होता है, दूसरा प्रेफरेंस भी होता है। तो जब भी मैं शेयर बोलूं तो आप समझ जाइएगा सर जो है इक्विटी को भी मिक्स कर रहे हैं और प्रेफरेंस को भी क्या कर रहे हैं? बाकायदा मिक्स करके बोल रहे हैं। आप दोनों नंबर ऑफ शेयर्स लोगे, ओके। इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स। आपके बिजनेस में जितने भी नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना बिजनेस में कैपिटल लगा है। याद है ना गुडविल में अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखे थे, बस वही, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? नेट एसेट्स निकाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। और नेट एसेट्स कैसे निकाला जाता है? तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एसेट्स। टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस करेंगे इसमें अपन लोग आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस क्या कर लेंगे? आउटसाइडर लायबिलिटीज, ओके। तो ये होता है आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल इंटरनल एसेट्स वो एसेट जिसको अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने पहले वीडियो में गुडविल जब हमने पढ़ाया तो पहले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कौन से इंटरनल एसेट्स होते हैं।
तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास करना नहीं हमको। और आउटसाइडर लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज जिनको हमको पैसा देना ही पड़ेगा, देना ही देना है, बाहरी लोग हैं, तो उसको अपन बोलते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो ये एक तरीका है। यानी क्या किया हम लोगों ने, ये बैलेंस शीट है ना, मान लो बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, इधर हम लोग लिखते हैं एसेट्स। मान लो हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए का एसेट्स है और हमारे पास आउटसाइडर लाइबिलिटी है मान लीजिए 6 रुपए की, ठीक है। तो बिजनेस में जो कैपिटल लगा है, जो बिजनेस में ऑनर लोगों का है, जो मालिकों का है, शेयर होल्डर का है, उसी को तो अपन क्या कहते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब इसमें प्रॉफिट भी क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है ना, कैपिटल भी प्रॉफिट भी है। तो मान लो 4 रुपए है, ठीक है, तो मालिकों का हक कितना है, 4 रुपए है, तो कैसे निकाल सकते हैं, 10 में से 6 घटा तो क्या निकल गया, मालिकों का हक, यानी कि नेट एसेट निकल गया। इसी नेट एसेट पे तो मालिकों का हक होता है, यही तो है ना। टोटल एसेट्स में से आप जो लाइबिलिटीज है उसको पेमेंट कर दो, जो बच जाए वो मालिकों का, इंटरनल नेट एसेट्स, ओके, तभी तो इंटरनल वैल्यू निकलेगा, वो मालिकों का होता है। तो या तो आप क्या कर लो, नेट एसेट्स में से लाइबिलिटी घटा दो तो ये आ जाएगा, या फिर सीधा इसी को कैलकुलेट कर लो। नहीं कर सकते, या तो इसको घटा दो या फिर सीधा इतने ही पार्ट को कैलकुलेट कर लो, तब भी नेट एसेट्स आ जाएगा। तो नेट एसेट निकालने या तो ऐसा निकालोगे या फिर और एक तरीका नेट एसेट निकालने का, नेट एसेट निकाला जा सकता है शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल है। अब शेयर कैपिटल लिख रहा हूं मतलब प्रेफरेंस भी इसमें शामिल है और प्रेफरेंस भी शामिल है, इक्विटी भी शामिल है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस में होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होते हैं, जनरल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, और क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड अदर रिजर्व्स, और भी कोई रिजर्व्स अगर हैं तो वो होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड भी है, तो ये भी इसमें क्या हो जाता है, आ जाता है। सर ऐसा क्यों, कॉम्पेंसेशन फंड को आप क्यों ले रहे हो भाई? कॉम्पेंसेशन फंड का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जब वर्कर काम करते हैं तो अगर उनका एक्सीडेंट होता है या डेथ होता है तो हमको उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। तो बिजनेस के जो ओनर होते हैं यानी कि शेयर होल्डर होते हैं, उन्हीं के प्रॉफिट में से दिया जाता है कॉम्पेंसेशन, इसको कॉम्पेंसेशन फंड बोलते हैं। तो ये कब दिया जाएगा, जब एक्सीडेंट होगा या डेथ होगा या किसी प्रकार का कुछ घटनाएं होंगी तो ही दिया जाएगा, और नहीं हुई तो देखो क्या, बिल्कुल नहीं दोगे। तो सारा पैसा किसका, मालिकों का। तो इस पे भी किसका हक होता है, मालिकों का, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कर देना फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस कर दो क्या, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। जो फिक्टिशियस एसेट्स बताए थे ना आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स, वो आपको इंटरनल एसेट्स और गुडविल के टाइम पे मैंने पहले ही वीडियो में हमने क्या किया था, उस चीज को बता दिया था, तो उसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, समझ जाइएगा। तो इस प्रकार से हमारा एसेट्स वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब कुछ कंडीशंस है इसमें, तो देखिए क्या कंडीशन है, देखें। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, नेट एसेट से एसेट्स वैल्यूएशन मेथड से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्या निकलेगा, शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। अच्छा, अब उसमें कुछ कंडीशंस भी है यार, आपको पढ़ाया गया था कि जो इक्विटी, देखो दो शेयर कैपिटल होते हैं, एक इक्विटी होता है, दूसरा प्रेफरेंस होता है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो रियल मालिक होते हैं बिजनेस के, और प्रेफरेंस आउटसाइडर की तरह होता है, उसको अपने कैपिटल से मतलब होता है और अपने डिविडेंड से मतलब होता है, वो भी फिक्स डिविडेंड से। वो कंपनी के बुरी परिस्थितियों में साथ नहीं देता, वो शेयर कैपिटल है बट कंपनी के बुरी परिस्थितियों में साथ नहीं देता, साथ कौन देगा, इक्विटी। तो अब थोड़ा कंडीशन है इसमें, कुछ कंडीशन हम बता रहे हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे तो प्रेफरेंस शेयर को लेके चल रहे थे, लेकिन अगर ये देखा जाए कि प्रेफरेंस शेयर को भी अगर आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाए तब शेयर का रेट क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अपन लिखते हैं कुछ कंडीशन, हम आपको बताते हैं। कंडीशन नंबर 1, इफ प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर, यहाँ लिखते हैं प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इफ प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या लिखेंगे, कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी प्रायोरिटी देने की, तब क्या करोगे, मतलब वो भी एक तरह से आउटसाइडर बन गया, तब फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर लोगे, क्योंकि वो अपना पैसा ले जा रहा है ना, तो बचा कौन, इक्विटी शेयर। तो लिखोगे फॉर्मूला वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स। तो नेट एसेट निकाल लो पहले। अब चूंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर शामिल था, अब वो लेके चला जा रहा है अपना पैसा कैपिटल का, तो उसको माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो पैसा उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी का हक बच जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इससे इक्विटी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकल आएगा, ये एक तरीका ये है, ठीक है। कई बार दूसरे कंडीशन में अपन कह सकता है नंबर 2, इफ प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ वो डिविडेंड ले रहा है,
डिविडेंड ले रहा है तो फिर डिविडेंड क्या हो जाएगा, एक तरह से आउटसाइडर की तरह ट्रीट हो जाएगा। डिविडेंड ले रहा है मतलब आउटसाइडर की तरह ट्रीट होगा। कैपिटल ले जा रहा है तब क्या होगा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ पर शेयर इज इक्वल टू, फिर देखो मैं वैल्यू ऑफ क्या लिख रहा हूं, पर शेयर लिख रहा हूं। यानी कि शेयर बोला तो मतलब इसमें इक्विटी भी शामिल है, प्रेफरेंस भी शामिल है। क्यों शामिल है सर, क्योंकि भैया वो सिर्फ डिविडेंड ले जा रहा है, कैपिटल थोड़ी ना ले जा रहा है। जब कैपिटल ले जाएगा तब इक्विटी होगा, आई बात समझ में, तब इक्विटी का हिस्सा बचेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा नेट एसेट्स, तो इसमें से क्या ले जा रहा है वो प्रेफरेंस डिविडेंड। तो नेट एसेट्स में प्रेफरेंस डिविडेंड को आप किससे ट्रीट करना, आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना। नेट एसेट में प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देना क्योंकि वो पैसा ले गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सारे शेयर्स ना, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों। आई बात समझ में, ठीक है। और तीसरा कंडीशन बच्चों हो सकता है नंबर 3 कंडीशन, इसको अगर मैं मिटा दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लिख लियोगे तो मिटा देता हूं, जगह मेरे पास कम है, यहाँ मिटा देता हूं, आप लिख लेना नहीं लिखे हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए अगला कंडीशन क्या होता है देखते हैं। नंबर 3 कंडीशन बोलता है इफ प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ले लो एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी है, दोनों को रीपेमेंट करने की प्रायोरिटी है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी देने की प्रायोरिटी है और प्रेफरेंस डिविडेंड को भी देने की प्रायोरिटी, दोनों आउटसाइडर का ट्रीट होंगे, तो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो कैपिटल का पैसा ले जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लो क्योंकि वो पैसा ले जा रहा है, और माइनस क्या कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दो क्योंकि वो डिविडेंड का पैसा भी ले जा रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस तरह से एसेट्स वैल्यूएशन मेथड के 100% जो फॉर्मूले थे वो क्या हुए, कंप्लीट हुए। तो आज की क्लास में हमने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में रखिए और बनाइएगा। कल के क्लास से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए इतना आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपन कल के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।